NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 10 शीर्षक जलवायु। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से जलवायु के विषय में हम किन किन जानकारियों को प्राप्त कर सकेंगे। 1. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बना सकेंगे। 2. मानसून के रचनातंत्र और इसकी विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगे। 3. अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ साथ मौसम की चक्र प्रणाली को पहचान सकेंगे। 4. वर्षा के वितरण का वर्णन कर सकेंगे। 5. हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन मौसम के चक्र के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है, इसका विश्लेषण कर सकेंगे। 6. वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन और भारतीय जलवायु पर इसके प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। प्रश्न 1. उन 3 सागरों के नाम लिखिए जो प्रायद्वीपीय भारत को पश्चिम से पूर्व की ओर घेरे हुए हैं। उत्तर. 3 सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी हैं। प्रश्न 2. पश्चिमी विक्षोभ क्या है? उत्तर. पश्चिमी विक्षोभ वे निम्न वायुदाब क्षेत्र हैं जो मध्य सागरीय प्रदेश से उत्पन्न होकर पूर्व की ओर पाकिस्तान को पार करके भारत में हिमाचल तक पहुंचते हैं तथा उत्तरी भारत तथा पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन वर्षा कराते हैं। ये मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 3. लुधियाना की तुलना में शिमला अधिक ठंडा क्यों है? उत्तर. क्योंकि शिमला लुधियाना की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 4. कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारे देश में जलवायु विभाजक का काम करती है? उत्तर. हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे देश में जलवायु विभाजक का काम करती है। प्रश्न 5. उन 2 ऊपरी वायु धाराओं के नाम लिखिए जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। उत्तर. उन 2 ऊपरी वायुधाराओं जो जलवायु को प्रभावित करती हैं के नाम है 1. पश्चिमी जेट वायुधाराएं और 2. पूर्वी जेट वायुधाराएं। प्रश्न 6. भारत के सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर. उत्तरी लेह, पश्चिमी राजस्थान तथा दक्षिण मध्य भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न 7. मानसून गर्त क्या है, इसका विकास कैसे होता है? उत्तर. जब उच्च तापमान से हवाएं गर्म होने लगती है और गर्म हवाओं के ऊपर उठने से इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है तो इसे मानसूनी कमदाब का गर्त कहते हैं। इसकी धुरी पश्चिम में जैसलमेर और पूर्व में बालासोर उड़ीसा है। प्रश्न 8. भारत में कितनी ऋतुएं होती है? उत्तर. भारत में वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुएं होती है। 1. शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य। 2. ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के मध्य। 3. आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु जून से सितंबर के मध्य। 4. पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर। प्रश्न 9. हमें भारत में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान क्यों मिलता है? उत्तर. जब मानसून हवाएं तट की ओर से प्रवेश करती हैं, तब वे अधिकतम बारिश करती हैं। जब वे मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, वे शुष्क होती हैं जिसके परिणामस्वरूप कम वर्षा होती है। प्रश्न 10. अम्रवृष्टि से क्या तात्पर्य है? उत्तर. ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून के आने से पहले तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है। इसे अम्रवृष्टि कहते हैं। प्रश्न 11. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। 1. अवस्थिति. भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा से बहुत दूर नहीं है। कर्कवृत्त पूर्व पश्चिम दिशाओं में भारत के मध्य से होकर गुजरता है। यह देश को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करता है। अतएव कर्कवृत्त के दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। 2. समुद्र तट से दूरी. भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी ने देश के दक्षिणी प्रायद्वीप भाग को घेर रखा है। अतः समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यह क्षेत्र ग्रीष्म काल में न तो अधिक गर्म और न ही शीतकाल में ज्यादा ठंडा रहता है। समुद्र तट से दूर स्थित उत्तरी भारत की जलवायु अति विषम है। यह ग्रीष्म काल में अधिक गर्म तथा शीतकाल में बहुत ठंडा रहता है। 3. समुद्र तल से ऊंचाई. किसी स्थान की ऊंचाई उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। उदाहरण के लिए शिमला और लुधियाना लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु लुधियाना की तुलना में शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि शिमला लुधियाना की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 4. पर्वत श्रेणियां. किसी क्षेत्र की जलवायु को वहां की पर्वत श्रेणियां एक सीमा तक प्रभावित करती हैं।
भारत के उत्तर में 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाली हिमालय श्रेणियां मध्य एशिया से उत्पन्न होने वाली ठंडी और बर्फीली पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है तथा उनसे भारत की रक्षा करती हैं। दूसरी तरफ ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराती हैं। अतः हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रभावी जलवायु विभाजक का कार्य करती है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट के कारण इसके पश्चिमी ढाल की ओर अधिक वर्षा होती है और पूर्वी ढाल की ओर बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी महाराष्ट्र और कर्नाटक वृष्टि छाया क्षेत्र के अच्छे उदाहरण हैं। 5. धरातलीय पवनों की दिशा। जाड़े की ऋतु में सूखी ठंडी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और उनसे भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती है। इसके विपरीत ग्रीष्मकाल में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है और इन भाष्परी पवनों से भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हैं। 6. ऊपरी उपरितन वायुधाराएं जेट स्ट्रीम। वायुधाराएं पवनों से भिन्न हैं। वे भूपृष्ठ से बहुत ऊंचाई पर चलती हैं। ऊपरी वायुमंडल में साधारणतया 9 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत ही संकरी पट्टी में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को उपरितन वायुधाराएं या जेट स्ट्रीम कहते हैं। जाड़े की ऋतु में जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, इन्हीं वायुधाराओं द्वारा यहाँ लाए जाते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ या निम्न वायुदाब क्षेत्र पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय तक पहुँचते हैं। रास्ते में ये पवनें फारस की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है। जून के महीने में पश्चिमी वायुधाराएं उत्तर की ओर खिसक जाती है। तब इसकी स्थिति मध्य एशिया में हो जाती है। अचानक इसका स्थान एक पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है, जो उत्तरी भारत में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ चलती है। निम्न वायुदाब और नवीन विभाजित जेट स्ट्रीम ही उत्तर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अचानक आने के लिए जिम्मेदार है। इससे एक माह के भीतर लगभग सारे भारत में आंधी तूफान, बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक के साथ दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रसार की घटना का स्पष्टीकरण मिल जाता है। प्रश्न 12. कालबैसाखी से आप क्या समझते हैं? उत्तर. ग्रीष्म ऋतु के अंत में पश्चिम बंगाल और असम में बिजली चमकने के साथ तेज बौछारें पड़ती हैं। अपने इस कुख्यात स्वरूप के कारण इन्हें पश्चिमी बंगाल और असम में कालबैसाखी कहते हैं। प्रश्न 13. शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। उत्तर. लगभग सारे देश में, विशेषकर उत्तरी भारत के आंतरिक भाग तथा मध्य भारत में दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी में शीत ऋतु होती है। सामान्यतः दक्षिणी भारत में सागरीय प्रभाव के कारण शीत ऋतु नहीं होती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता रहता है। इस ऋतु में उत्तर पश्चिमी मैदानों में उच्च वायुदाब रहता है और दक्षिण के सागरों पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। वायुदाब में अंतर के कारण उपमहाद्वीप से हिंद महासागर की ओर हवाएं चलती है। इन पवनों की दिशा सामान्यतः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ये पवनें शीत ऋतु में स्थल से चलने के कारण ठंडी और शुष्क होती है। फलस्वरूप इन पवनों से तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भाग को छोड़कर शेष भागों में वर्षा नहीं होती है। इस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की वर्षा होती है। यद्यपि वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी यह इस क्षेत्र में रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा उत्तरी मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में इनसे वर्षा और भारी हिमपात होता है। शीत ऋतु में दिन सामान्यतः कम ठंडे तथा रातें अधिक ठंडी होती है। ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर थोड़ा बहुत पाला पड़ता है। शीत ऋतु में ठंड पड़ने के बावजूद लोग त्योहार मनाने की मुद्रा में रहते हैं। जनवरी महीने में लोग अधिकतर राज्यों में मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू तथा तमिलनाडु में पोंगल पर्व मनाते हैं। फरवरी में लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, जिसमें किसान अच्छी फसल के लिए पूजा अर्चना करते हैं। प्रश्न 14. जलवायु और मौसम के बीच अंतर बताएं। उत्तर. एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक लंबे समय के लिए 30 से 40 वर्ष से अधिक मौसम की दशाओं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। किसी एक समय पर वायुमंडल की शुष्क होती दशा को मौसम कहते हैं। प्रश्न 15. आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतुओं का वर्णन कीजिए। उत्तर. जून से सितंबर तक की अवधि में आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु होती है। मई के अंत तक उत्तर पश्चिम के मैदानों पर ग्रीष्म ऋतु में निम्न दाब क्षेत्र बनता है।
जो अधिक तापमान के कारण अधिक तीव्र हो जाता है। इस ऋतु में पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ये आर्द्र पवनें मई के अंतिम सप्ताह में सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचती है और गर्जना के साथ वर्षा करती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तटीय भागों में तेज वर्षा करती है। इस प्रकार आर्द्रता से भरी ये पवनें देश में अचानक घुसते ही प्रचंड गर्जना और बिजली की कड़क के साथ घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार वर्षा वाहिनी पवनों के अचानक आने को मानसून का आगमन कहा जाता है। भारतीय किसान मानसून ऋतु का स्वागत करते हैं तथा वर्षा होते ही खुशी से नाच उठते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हो जाती है। इनमें से एक अरब सागर की शाखा तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा के सामने पश्चिमी घाट का अवरोध आ जाता है। इसी कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की ओर पवन विमुख ढालों पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी पवनविमुख ढालों पर बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को पार करके यह शाखा दक्कन के पठार और मध्य भारत में पहुंच जाती है, जहां इनसे भारी मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद उसका प्रवेश उत्तरी मैदानों में होता है, जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा भी आकर उसमें मिल जाती है और पर्याप्त वर्षा होती है। अरब सागर के मानसून की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र के प्रायद्वीप तथा कच्छ में पहुंचता है। इसके बाद यह पंजाब और हरियाणा में पहुंचता है, जहां इसके बाद बहुत हल्की और साधारण वर्षा होती है। अरावली पर्वत श्रेणियों में इन पवनों से समानांतर स्थिति के कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। यह मानसूनी वर्षा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में होने लगती है। यद्यपि मानसूनी वर्षा पूरे देश के सभी भागों में लगातार नहीं होती है। बीच बीच में शुष्क काल आता रहता है। मानसून के इस घटते बढ़ते स्वरूप का कारण चक्रवातीय अवदाब है, जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग तथा अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। यह भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से गुजरते हैं। जैसे जैसे चक्रवातीय अवदाब मानसूनी गर्त के प्रभाव में भूमि के ऊपर से गुजरते हैं, इनके द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग पर वर्षा का क्षेत्रीय वितरण निर्भर करता है। कभी कभी यह शुष्क काल लंबा हो जाता है। यह मानसून एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 16। मानसून के आगमन से क्या अभिप्राय है? उत्तर। जून के प्रथम सप्ताह से केरल के तटीय भागों की ओर से आर्द्रता भरी पवनें देश में अचानक घुसते ही प्रचंड गर्जना के साथ घनघोर वर्षा करती है। इस प्रकार वर्षा वाहिनी पवनों के अचानक आने को मानसून का आगमन कहते हैं। प्रश्न 17। मृदा किसे कहते हैं? उत्तर। मृदा या कृषि योग्य मिट्टी भूपृष्ठ के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। वह मुख्यतः चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कणों से बनती है। साथ ही साथ वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी इसमें मिले होते हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी का उपजाऊपन इस ह्यूमस की मात्रा पर निर्भर करता है। मृदा में सूक्ष्म एवं निरंतर रासायनिक तथा जैव परिवर्तन होते रहते हैं। मृदा में विभिन्न सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा में नमी के रूप में जल भी होता है और गैसें भी पाई जाती है। मृदा के सूक्ष्म जीवों का जीवन इन गैसों एवं नमी पर निर्भर होता है। इस प्रकार मृदा एक मृत पदार्थ नहीं अपितु सजीव पदार्थ है। प्रश्न 18। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान कब विकसित होते हैं? उत्तर। अक्टूबर के अंत में तापमान गिरने लगता है, रातें सुहानी होने लगती है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत का निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान विकसित होते हैं। प्रश्न 19। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? उत्तर। मिट्टी के प्रकार। भारत एक विशाल देश है। विशालता के कारण ही इसकी चट्टानों, भूपृष्ठ के उभार और गहराई, जलवायु और वनस्पति में भी बहुत विविधता पाई जाती है। इन्हीं के परिणामस्वरूप भारत में मिट्टी भी विविध प्रकार की मिलती है। भारत की मिट्टियों को विभिन्न 6 प्रकारों में रखा जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। प्रश्न 20। लू किसे कहते हैं? उत्तर। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद शुष्क और गर्म पवनें चलती है। इन्हें लू कहते हैं। संक्षेप में, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनों को लू कहते हैं। प्रश्न 21। भारत में भूमि उपयोग की विशेषताएं बताएं। उत्तर। भारत में कई हजार वर्षों से खेती हो रही है। हमारे पूर्वजों ने वनों और घास के मैदानों को खेती में बदलकर उनमें फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया था।
देश की अधिकतर भूमि पर खेती की जाती है। कुछ भूमि पर वन है और कुछ पर चरागाह भी है। भारत में भूमि उपयोग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत अधिक है। 2. कृषि के विस्तार की सीमित संभावनाएं हैं। 3. गायों एवं भैंसों आदि पशुओं की बड़ी संख्या के बावजूद चरागाहों का क्षेत्र कम है। 4. भौतिक और मानवीय कारणों से भूमि के उपयोग में परिवर्तन होते रहे हैं। 5. सन 1950 और 1951 में भारत के कुल क्षेत्रफल में से 14.68 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती थी, जो सन 1998 व 1999 में लगभग 16.61 करोड़ हेक्टेयर में होने लगी है। प्रश्न 22. मृदाक्षय किसे कहते हैं? मृदाक्षय के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व दे सकने वाली मिट्टियां उपजाऊ होती है। वास्तव में मिट्टी का उपजाऊपन ही संसाधन है। इसका उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। भारत की मिट्टियों में हजारों सालों से खेती हो रही है। इसी के परिणामस्वरूप मिट्टियों की उर्वरता घटती जा रही है। मिट्टी की उर्वरता के घटने को ही मृदाक्षय कहते हैं। निम्नलिखित कारणों से मृदाक्षय होता है। 1. अति कृषि। निरंतर खेती करने से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। 2. मृदा अपरदन। अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ परत हट जाती है। 3. कृषि के गलत तरीके। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। 4. जल भराव और अति सिंचाई। खेतों में पानी के भर जाने से तथा अत्यधिक सिंचाई से मृदा लवणीय और क्षारीय हो जाती है। 5. मृदा का खराब प्रबंध। समय पर खाद, उर्वरक न डालने या बिना परीक्षण के गलत उर्वरक देने से भी मृदा अनुर्वर हो जाती है। मृदाक्षय को रोकने के उपाय इस प्रकार हो सकते हैं। भूमि को यथासंभव परती छोड़कर, मृदा के अपरदन पर नियंत्रण करके, जल भराव और अति सिंचाई रोककर, कृषि के सही तरीके अपनाकर तथा खाद, उर्वरकों को डालने का उचित प्रबंध करके मृदाक्षय को रोका या कम किया जा सकता है। प्रश्न 23. ग्रीष्म ऋतु के मौसम की किन्हीं मुख्य विशेषताओं की सूची बनाएं। उत्तर: मार्च से मई तक की अवधि को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिमी भागों पर प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में उच्च तापमान रहता है। 2. इस ऋतु में भारत का उत्तरी मैदानों में दोपहर के बाद गर्म और शुष्क हवा चलती है। 3. इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां चलती हैं। प्रश्न 24. शीत ऋतु की कोई 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर: भारत में दिसंबर से फरवरी तक की अवधि को शीत ऋतु कहा जाता है। जनवरी सबसे ज्यादा ठंड वाला महीना होता है। इस समय उत्तर भारत का तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रहे: 1. शीत ऋतु में हिमालय के उच्च ढलानों पर हिमपात होता है। 2. इस समय उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलती हैं। 3. इस समय तमिलनाडु पर इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। 4. शीत ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में प्रायः पाला पड़ता है। प्रश्न 25. सिंचाई क्यों आवश्यक है? इसके कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: सिंचाई की आवश्यकता। फसलों को बढ़ने के लिए निरंतर नमी की आवश्यकता होती है। हमारे देश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसी कारण मिट्टी की बहुत सी नमी भाप बनकर उड़ जाती है। अतः अच्छी उपज लेने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देश के कुछ भागों में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है और कुछ भागों में कम। 1. वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा का समय और मात्रा अनिश्चित हैं। मानसूनी वर्षा कभी देर से और कभी जल्दी होने लगती है। कभी वर्षा इतनी कम होती है कि सूखा पड़ जाता है। कभी इतनी कि नदियों में बाढ़ आ जाती है। वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण अच्छी फसल के लिए सिंचाई जरूरी है। 2. वर्षा का असमान वितरण। भारत में वर्षा का वितरण भी बहुत असमान है। देश के अधिकतर भागों में इतनी वर्षा नहीं होती कि उसके सहारे अच्छी फसल पैदा की जा सके। भारी वर्षा के क्षेत्रों में भी सूखा पड़ जाता है। अतः ऐसे समय में सुनिश्चित और अच्छी फसल के लिए सिंचाई जरूरी हो जाती है। 3. वर्षा की अल्पावधि का होना। भारत में 80% वर्षा जून से लेकर सितंबर तक केवल 4 महीनों में ही होती है। कुछ भागों को छोड़कर सारे देश में शेष 8 महीने सूखा रहता है। यही नहीं, देश की उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण तापमान ऊंचा रहता है। अतः वर्षा रहित महीनों में सिंचाई की सुविधाएं जुटाना अनिवार्य हो जाता है। 4. जनसंख्या वृद्धि। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करना जरूरी है। उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा माल उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है।
अतः एक ही खेत में साल में कई कई फसलें सिंचाई करके ही पैदा की जा सकती है। 5. कुछ फसलों के लिए अधिक जल की आवश्यकता। गन्ना एवं चावल आदि फसलों को अधिक पानी चाहिए, अतः इनकी अच्छी उपज के लिए सिंचाई जरूरी है। 6. मिट्टी का स्वरूप। राजस्थान और हरियाणा की बलुई मिट्टी में फसलें उगाने के लिए बार बार सिंचाई जरूरी है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके राजस्थान में भी चावल पैदा किया जाता है। 7. वर्षा का बौछार के रूप में होना। मानसूनी वर्षा बौछारों के रूप में होती है तथा उसके पानी को भूमि में रिसने का कम समय मिलता है। ज्यादातर वर्षा जल बहकर नदियों में चला जाता है और परिणामस्वरूप भूमि प्यासी रह जाती है। सिंचाई द्वारा ही जमीन की प्यास बुझाकर फसलें उत्पन्न की जा सकती है। 8. चारा उगाने के लिए। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के लिए हरे चारे के लिए चरी, बाजरा एवं मक्का आदि फसलें सिंचाई की सहायता से ही उगाई जाती है। प्रश्न 26. बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहते हैं? उत्तर: भारत के अधिकतर भागों में केवल 4 महीनों में ही वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे धन जन को भारी हानि होती है। भारत की नदियों में 18.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल बहता है। यदि इस जल का संग्रहण कर लिया जाए, तो उसका उपयोग वर्षाहीन महीनों में किया जा सकता है। लेकिन अनेक कारणों से नदियों में बहने वाले सारे जल का संग्रहण नहीं किया जा सकता है। फिर भी नदियों पर बांध बनाकर उनके पीछे बने जलाशयों में 1.8 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल का संग्रहण किया जा चुका है। कुछ बांध निर्माणाधीन हैं, तथा इनके पूरा होने पर 0.754 हेक्टेयर मीटर जल का और संग्रहण किया जा सकता है। बांध बनाकर जल संग्रहण की कुछ योजनाएं विचाराधीन भी है। इनके द्वारा लगभग 1.32 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल का संग्रहण किया जा सकेगा। पानी को मुफ्त और ईश्वर प्रदत्त उपहार मानने की परंपरागत धारणा से ऊपर उठना होगा। आजादी के बाद नदियों पर बांधों की योजनाएं बनाते समय केवल सिंचाई और जल विद्युत निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया गया, अपितु संपूर्ण नदी घाटी के विकास की योजनाएं बनाई गई है। उन्हें पूरा किया गया है या पूरा किया जा रहा है। नदी घाटी विकास के लिए विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने की योजनाएं बनाई गई है। इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा गया है। इन विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार है। 1. सिंचाई। बांधों के पीछे बनी झीलों से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। इन योजनाओं की सहायता से ही आज हम 30% से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई करने में समर्थ हो गए हैं। 2. जल विद्युत उत्पादन। इन परियोजनाओं से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। भारी लागत और लंबे निर्माण काल के बावजूद यह कम खर्चीला साबित होता है। 3. बाढ़ नियंत्रण। बांधों के पीछे बनी झीलों में वर्षा ऋतु के जल को इकट्ठा करके बाढ़ों को रोकने का प्रयास किया गया है। अनेक नदी घाटी योजनाएं बाढ़ नियंत्रण में काफी सहायक सिद्ध हुई है। 4. नौक परिवहन। इन योजनाओं के द्वारा बनाई गई नहरें नौक परिवहन के काम भी आती हैं। इन नहरों में चलने वाली छोटी बड़ी नावें काफी सस्ते में माल ढोती है। 5. वन रोपण। नदी घाटी के संपूर्ण क्षेत्र में जहां जहां संभव हुआ उपयोगी वृक्ष लगाए गए हैं। इससे देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे हमें अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। मृदा संरक्षण और जल संवर्धन इसके बहुमूल्य लाभ है। घाटी में मृदा के कटाव को कम करके ही बांधों के पीछे बनी झीलों की जल धारण क्षमता को लंबी अवधि तक बनाए रखा जा सकता है। 6. मत्स्य पालन। बांधों के पीछे बनी कृत्रिम झीलों में वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन किया जाता है। इससे अनेक लोगों की रोजी रोटी चल रही है। 7. मनोरंजन और पर्यटन। ये परियोजनाएं आकर्षक पर्यटन केंद्र बन गई हैं। अनेक पर्यटक मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं। प्रश्न 27. जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं? उत्तर: धरातलीय पवनों के ऊपर अतिरिक्त शक्तिशाली वायु धाराएं हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। प्रश्न 28. वर्षा जल संग्रहण की विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर: देश के अलग अलग भागों में पेयजल तथा सिंचाई के लिए वर्षा जल की विभिन्न विधियां काम में लाई जाती है। 1. मकानों की छत के वर्षा जल का संग्रह। छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को नलों द्वारा घरों में या आसपास बने कुओं, कुंडों, बावलियों आदि में एकत्र करना वर्षा जल संग्रहण है। छत के वर्षा जल को नलों द्वारा या रिसाव जल कुंडों के द्वारा धरातल के नीचे भूजल के पुनर्भरण के लिए भी पहुंचाया जाता है। 2. खेतों में तालाब या गांव के तालाब। वर्षा जल को व्यक्तिगत खेतों या गांव की जमीन पर बने तालाबों में एकत्र किया जाता है।
इन तालाबों का जल रिसकर धरातल के नीचे चला जाता है तथा भूजल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। 3. मेड़बंदी। खेतों में मेड़ बनाकर वर्षा जल को बहने से रोक लिया जाता है। धीरे धीरे रिसकर यह जल भूमिगत हो जाता है तथा मिट्टी में नमी को बढ़ाता है। 4. सीढ़ीदार खेत। पर्वतीय ढालों पर बनाए गए सीढ़ीदार खेत वर्षा जल को रोककर मिट्टी में नमी की वृद्धि करते हैं। 5. नालियों का निर्माण। खेतों के चारों ओर नालियां खोदकर इनमें वर्षा जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। 6. बरसाती नदी। नालों पर छोटे बड़े रोक बांध बनाकर उनके पीछे वर्षा जल जमा कर लिया जाता है। इससे जल की आपूर्ति बनी रहती है तथा मृदा अपरदन कम होता है। 7. जल रिसाव तालाब। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर तालाब बनाकर इनमें वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है। तालाबों में एकत्रित जल से भूजल के भंडारों का पुनर्भरण हो जाता है। 8. वन रोपण। कृषि के अयोग्य खाली पड़ी भूमि पर स्थानीय पर्यावरण के अनुसार पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ और अन्य वनस्पति वर्षा के बहाव में रुकावट डालते हैं। इससे वर्षा जल रिसकर भूमिगत हो जाता है और भूजल के भंडार भरते रहते हैं। 9. मृदा की नमी के संरक्षण के लिए गहरी जुताई। वर्षा ऋतु में खेती की बार बार गहरी जुताई करके वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में मिट्टी में रिसने पर मजबूर किया जाता है। इस तरह पूरी बरसात में खेत नमी से भरपूर हो जाता है। ऐसे में कई फसलें एक सीमा तक बिना सिंचाई के भी पैदा की जाती है। प्रश्न 29. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताएं। उत्तर। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। 1. स्थान। 2. समुद्र से दूरी। 3. समुद्र तल से ऊंचाई। 4. पर्वत श्रेणियां। 5. धरातलीय पवनों की दिशा। 6. ऊपरी वायु धाराएं। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने इस पाठ से लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्य समझे हैं, जो सार रूप में कुछ इस प्रकार से है। 1. भारत की जलवायु बहुत से कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाएं, सतही पवनों की दिशा और ऊपरी वायुधाराएं। 2. भारत में हवाओं का उलटफेर एक विशेष प्रणाली है जो मानसून के रूप में जानी जाती है। भारत में मौसम की एक चक्रीय प्रणाली है और इसके 4 मुख्य मौसम हैं। ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ते मानसून की ऋतु और पीछे हटते मानसून की ऋतु। 3. मौसम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारी गतिविधियों और खाने की आदतों को भी प्रभावित करते हैं। 4. वैश्विक तापमान भारतीय जलवायु को भी प्रभावित करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.